रिजल्ट्स, ठीक है। और इसमें एक बच्ची ने मुझे, मारा ने अपनी फ़ाइल भेजी थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको देख रहा था अभी, और मैं इसको आपके साथ शेयर भी करूंगा, और मैं आज एक वर्ड की फ़ाइल भी आपके साथ खोलूंगा। मीन वाइल मैं अमारा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा बेटा वो जो एनालिसिस वाला डाटा है जिसमें अनोवा टेबल हैं, वो भी काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में हमें भेज दें। वो जो आपके एनालाइज डाटा जिसको भी अरेंज नहीं किया, वैसे ही वो रिजल्ट्स आए थे आरटीएफ फाइल में, वो भेज दें काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में। Okay, now you can see my screen, and on one side I have Excel file of Amara, जिसमें उसने बड़ी खूबसूरती से एक ग्राफ ये प्रेजेंट किया हुआ है, ये नज़र आ रहा है ग्राफ उसका बना हुआ है यहाँ पर। और इसके ऊपर हम आज बात करेंगे किस तरीके से इसको हमने करना है। अच्छा, ये अनप्रोटेक्ट, ठीक है, चले। तो मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसके साथ ही एक वर्ड की फ़ाइल भी खोलता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और बल्कि वो मैं वर्ड की फ़ाइल इसमें बनाता हूँ ताकि सैम्पल टेबल के साथ, यस, इसके साथ नीचे बनाते हैं वर्ड की फ़ाइल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट्स, आपने अपने फाइनल रिज़ल्ट्स जो हैं वो कैसे लिखने हैं। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली रिसर्च की है। अभी मैं एमन की तरफ नहीं आया जिसने सर्वे एनालिसिस किए हैं, एमन की भी इंशाल्लाह आज क्लास में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये कि यू हैव टू अरेंज योर पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस के टाइम बेसिस के लिहाज से जो पैरामीटर्स पहले लिए वो पहले लिखेंगे, जो बाद में लिए वो बाद में लिखेंगे। एंड यू विल कन्वर्ट दीज पैरामीटर्स, यू विल अरेंज दीज पैरामीटर्स इन ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लीफ लेंथ जो है, मैं ये पैरामीटर लिख रहा हूँ यहाँ पे, लीफ लेंथ आपको नज़र आ रहा होगा, इट विल बी विजिबल टू यू। लीफ लेंथ जो है ये आपने 3-4 बार ली होगी डेफिनेटली। जैसे ये बच्ची ने 30 मार्च को डाटा लिया है, इसके नीचे भी इसका कुछ डाटा पड़ा है, ये 11 अप्रैल का पड़ा है। तो आपने लीफ लेंथ जो है इसको एक सिंगल हेडिंग के नीचे लिखना है। लीफ लेंथ की एक हेडिंग हो, बस वो कंप्लीट एक ही हेडिंग हो, उसके बाद उसमें कोई और आपने हेडिंग्स नहीं डालनी। ठीक हो गया। और तमाम पैरामीटर रिगार्डिंग द लीफ लेंथ विल बी डिस्कस्ड अंडर दिस लीफ लेंथ हेडिंग, इसके अंडर हम डिस्कस करेंगे। अब जो है पैरामीटर की अरेंजमेंट वो कैसे करनी है, तो उसमें मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें, एक बच्ची का मुझे गालबन याद है कि उसका काम जो था वो जर्मिनेशन से स्टार्ट हुआ था। तो पहले जर्मिनेशन के रिलेटेड पैरामीटर्स ले लें, या उसमें आप यूँ हेडिंग्स बना सकते हैं कि सीडलिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के एक पैरामीटर बन सकता है, एक हेडिंग बन सकती है। और ये आपका चौथा चैप्टर होगा बच्चों। मैं यहाँ पे बल्कि आपके लिए आसानी के लिए यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि आपको दिखा दूँ कि इसको आपने लिखना कैसे है। चैप्टर नंबर 4 होगा, राइट लाइन करेंगे। राइट लाइन कहाँ से होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके एक बार पहले आपको क्लियर कर लूँ चीज़ें, ताकि आपको सब चीज़ें समझ लग जाएँ। चैप्टर 4 आपने बड़ा लिखना है, इसका फॉन्ट 16 का रखना है, और नीचे इसके बाद आपने यहाँ पर ये इसको एंटर करना है। एक बार एंटर प्रेस किया, उसके बाद ये वाला बटन है जी राइट लाइन का, इसको क्लिक करना है, और 16 के फॉन्ट में ही यहाँ पर ऑल कैप्स के साथ लिखना है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ठीक है, रिजल्ट्स के अंदर एस आना है, डिस्कशन जो है वो सिंपल आनी है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। और इसके बाद फिर नीचे जो पहली हेडिंग होगी दैट विल बी हेडिंग 4.1, वो पहली हेडिंग 4.1 कहलाएगी। और वो उसका फ़ॉन्ट आप ये अगर आपने 16 पे रखा है तो इसका फ़ॉन्ट आप 14 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, डिपेंडिंग, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट कर ले। मैं 14 का रख रहा हूँ, सारे बच्चे 14 का फ़ॉन्ट रखें। टाइम्स न्यू रोमन स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ है, ये जो आपने इस्तेमाल करना है, ये आपके थीसिस का स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन है। इसमें सीडलिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में जो अब एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि उस बच्ची के एट्रीब्यूट्स के हवाले से मैं बात करता हूँ कि उसके 4.1.1 पहला था जी जर्मिनेशन परसेंटेज। ठीक है, दूसरा पैरामीटर कोई इस तरह का आपका है, कोई भी आपने लिया है जो शुरू में लिया था, उसमें इमरजेंस परसेंटेज या फ़र्ज करें स्पीड ऑफ जर्मिनेशन है, या कोई रूट लेंथ शूट लेंथ है, कोई भी एनी पैरामीटर लाइक दैट। समझ गए आप मेरी बात को। लेकिन यहाँ पे रूट लेंथ से मुराद ये नहीं है कि वो एक मूली वाली बच्ची भी है जिसने रेडिश पे काम किया तो वो आखिर में जो उसने मूलियाँ निकाली हैं उसकी लेंथ यहाँ पे लिखना शुरू कर दे, नहीं। ये रूट लेंथ है सीडलिंग के हवाले से कि जो बीज के अंदर जो सीड की रूट लेंथ है, अगर आपने वो ली है सीडलिंग की तो वो लिखनी है, अदरवाइज इसको खाली छोड़े। इस तरीके से ये पैरामीटर नीचे चलते जाएंगे, नंबरिंग इसी तरीके से चलेगी, 4.1.4 आ जाएगी। जो ऊपर मेन हेडिंग है ये 14 के फॉन्ट में जाएगी, इसके नीचे जो सब हेडिंग्स हैं इसका फॉन्ट 12 रखेंगे। ये एक पैटर्न, सब बच्चे इसको समझ लें, इसी तरीके से आपने चलना है।
और अब जो जो अक्सर बच्चों का जो डाटा जहाँ से स्टार्ट होता है वो है वेजिटेटिव ट्रेट्स। वेजिटेटिव ट्रेट से आपका अक्सर पैरामीटर स्टार्ट होंगे। तो मैं ये वेजिटेटिव ट्रेट के हवाले से आपको एक करके दिखा देता हूँ। इधर एक टाइम रोमन, ये देखें, ये है जी 4.1 पॉइंट। अब ये 4.2 आ गई हमारे पास हेडिंग, दैट इज वेजिटेटिव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ट्रेट्स कह लें, एट्रीब्यूट्स कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, पैरामीटर्स कह लें, वट एवर यू वांट। तो 4.2.1 ये फर्ज करें, ये तो अक्सर बच्चों का पैरामीटर है, प्लांट हाइट। ठीक है, 4.2.2 ये अक्सर बच्चों का पैरामीटर है, लीव्स पर प्लांट, या इसको नंबर ऑफ लीव्स भी कह देते हैं। नंबर ऑफ लीव्स लिखने के लिए इस तरीके से लिखें, नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, तो फॉन्ट वही जो मैं बता के आया हूँ, 12 के फॉन्ट पे सब हेडिंग्स, तो ये 12 के फॉन्ट पे होगी। अब इसके अंदर आपने जो पैरामीटर लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। नाउ आई विल गो टू नंबर ऑफ लीव्स, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे लिखना है। तो इसमें बोल्ड नहीं करना, सादा 12 के फॉन्ट पे आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले जैसे मैंने वो हमारा को भी कहा, रिक्वेस्ट की कि वो काइंडली अपना डाटा मुझे भेज दे, लेट मी सी, उसने भेजा है, यस उसने भेज दिया है। तो ये हम देख लेते हैं। एक मिनट, कोई बच्ची कह रही है अलाउ करें, क्या इशू आ रहा है? सारी अलाउड है हालांकि, चलें खैर। डाटा 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 ओके, हमारा आरटीएफ ओपन ओपन। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपने एनालिसिस किए थे ना, उसमें आपने एनोवा टेबल देखना है। यू विल सी योर एनोवा टेबल। एनोवा टेबल में अब जैसे नंबर ऑफ लीफ का इस बच्ची का डाटा है ना, नंबर ऑफ लीफ में इसने 2-3 बार नंबर ऑफ लीफ लिए थे। तो अब इसमें देखेगी कि पहली बात तो ये आपने लिखनी है बेटा कि इसमें सब बच्चों ने लिखनी है ये बात, कि आपने अगर 3 बार लिए हैं या 4 बार लिए हैं तो उसके बारे में आप एक बात लिखें कि नंबर ऑफ लीव्स वर रिकॉर्डेड ऑन 3 डिफरेंट टाइम्स कर लें, टाइम्स की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि नंबर ऑफ लीव्स वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 डिफरेंट नंबर ऑफ लीव्स वर रिकॉर्डेड। इसको ऐसे करें, लीव्स वर रिकॉर्डेड 3 टाइम्स, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग सीजन। यूं कर दें, ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग सीजन। जनरल ये बात, डेट्स यहाँ पे मेंशन नहीं करनी, डेट्स पीछे मटेरियल एंड मेथड में आप मेंशन करेंगे कि आपने किस तरह ये पैरामीटर कितने किस किस टाइम पर लिया था। मटेरियल एंड मेथड वाले सेक्शन में जब ये लिखेंगे ना नंबर ऑफ लीव, वहाँ पर बताएं कि वो किस किस डेट को आपने डाटा लिया हुआ है। यहाँ पर सिंपल आप कहें कि 3 टाइम लिया या 4 टाइम लिया ड्यूरिंग द होल ग्रोइंग क्रॉप ग्रोइंग सीजन। उसके बाद फिर आप कहें कि दी लीव्स पर प्लांट ड्यूरिंग। अब मैं देखता हूं पहले पैरामीटर इस बच्ची का यहाँ पर कि इसका एक्चुअली डाटा कहता क्या है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। इसमें आपने सबसे पहले ये पी वैल्यूज देखनी है कि हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट भी आया था कि नहीं, इसके ऊपर एक लाइन लिखनी है हमने सबसे पहले। तो यहाँ पर देखें कि इसका नंबर ऑफ लीफ, ये तो लीफ लेंथ चल रही है ना, इसके नीचे चलते हैं। ये नंबर ऑफ डायमीटर हो गया, नंबर ऑफ लीफ ये आ गया, NL1। तो NL1 में देखें इसका बच्चे कि डोज के अंदर पी वैल्यू आ रही है 0.06। एक यूनिवर्सल रूल यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों कि पी वैल्यू शुड बी लेस देन 0.05, तो फिर वो सिग्निफिकेंट होगी। अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ी हो जाए तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, वो नॉन सिग्निफिकेंट डाटा कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में जो ये बच्ची का भी डाटा है, इसका नंबर ऑफ लीव जो 1 है, इसमें डोज का इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट रहा। ये बात मेरी समझ लगी। इसका डोज और डोज क्रॉस मल्च ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसकी जो मल्च की ट्रीटमेंट का इफेक्ट है ये सिग्निफिकेंट है। मैं भी इसको लिखने का आपको तरीका बताता हूँ। तो आपने यहाँ तक ये एक लाइन लिख दी ना, नंबर ऑफ लीव्स वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 ग्रोइंग सीजन्स। ठीक है, आगे इसके एक लाइन लिखे, बल्कि इसको पैरे में हम कन्वर्ट करेंगे। ईच डाटा या ईच रिजल्ट, यूँ कह लें, रिजल्ट ऑफ ईच recorded data will be discussed, या data is discussed below। ठीक है, result of each recorded data is discussed below in separate paragraph।
पैराग्राफ वाइज हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखवाई है, ये मैं अभी आपके साथ जब शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट तो ये भी साथ आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपने पैरामीटर लिखना। अब इसमें पहली बात नंबर ऑफ लीव 1 जो है ये इसकी क्या आई, तो यहाँ पर ये लिखेगी, इसके अंदर बेशक चाहे तो यहाँ पे एक हेडिंग कर सकती है छोटी सी, उसको नंबर ना लगाए, नंबर ऑफ लीव्स LEAVES लीव्स रिकॉर्डेड, नंबर ऑफ लीव के आगे उसकी डेट डाल दे। डेट यहाँ से बच्ची का पता चल जाएगा, इसमें डेट में लिखी है 30 मार्च 2021, तो मैं कहूँगा 30 मार्च 2021, ठीक है ना। ये लिखी और इसको आप अंडरलाइन कर दें ताकि ये नज़र आ जाए टेक्स्ट में कि हाँ ये हमने डेट लिखी। इसके बाद आप स्पेस दें, एंटर करें। अब यहाँ से आप अपना पैरामीटर स्टार्ट करें, ठीक है। अब इसमें देखिए जो मैंने भी बात की कि आपके केस में ये जो हमारा है, इसके केस में जो इसका डाटा है एनालिसिस हुआ ये हमें बताता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। इसके पैरामीटर के जो एनालिसिस हुए हैं ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक फैक्टर ए है, एक फैक्टर बी है और एक उसका इंटरैक्शन इफेक्ट है, इंटरैक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये ए और बी का इफेक्ट इसको मेन इफेक्ट कहते हैं और ये जो नीचे क्रॉस में आ रहा है ये इसका इंटरैक्टिव इफेक्ट है। तो हमारा के केस में ये 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेगी। ये कहेगी, मैं यहाँ पे अब लिखवा रहा हूँ, सब बच्चे इसी तरीके से अपने पैरामीटर डिस्कस करेंगे। अमंग मेन इफेक्ट्स, ठीक है, अमंग मेन इफेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ डोज वाज नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, वाज नॉन सिग्निफिकेंट फॉर improving leaves per plant। मैं इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये मेन इफेक्ट जो है यानी डोज का, वो कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ, पत्ते सेम रहे तो लीव्स पर प्लांट इंप्रूव करने में कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। एट ये भी लिख दे बेशक 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लाइन यही रहेगी, लेकिन आप इसमें अपने अपने पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, आप उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, ये 5% वही रहेगा। क्लियर हो गया। जबकि जो दूसरा इसका इफेक्ट है मल्च का, वो सिग्निफिकेंट आया। हाउ एवर, अब आगे बता रही है, हाउ एवर द इफेक्ट ऑफ मल्च वाज फाउंड सिग्निफिकेंट। मैं कुछ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ मल्च वाज फाउंड सिग्निफिकेंट इन इम्प्रूविंग नंबर ऑफ लीव्स पर प्लांट। क्लियर होगी ये बात। उसके बाद आखिरी बात है इंटरैक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेगी। तो इंटरैक्टिव इफेक्ट अब यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है बच्ची का, डोज क्रॉस मल्च का कोई डाटा नहीं आ रहा, वो देख लें आप यहाँ पर, ये मेरे सामने इसका फिगर खुली है। डोज क्रॉस मल्च का पी वैल्यू 0.5 है, जो कि 0.05 से बड़ी है। तो 0.05 से अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो ये सारी नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आप कह देंगी कि इंटरैक्टिव इफेक्ट ऑल्सो शोड non-significant differences among, मैं जस्ट कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से भी कर सकती हैं, लेकिन अगर ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। among treatment means interactive effect also showed non-significant differences among treatment means for, बस इतना काफ़ी है, दैट्स इट। बस यहाँ तक इसको ख़त्म कर लें, दैट्स इट। ये एक बात ये इसने इस पैरे से लिखनी है, ये वाली बात ये यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। क्लियर हो गया। सब बच्चों ने इस तरीके से पहले तो अपने नोवा टेबल को डिस्कस करना है। उसमें अगर आपका फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हो तो पहले फैक्टर ए को डिस्कस करें, फिर फैक्टर बी को डिस्कस करें, फिर इंटरैक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करें। मैंने यहाँ पर ये एक लाइनों में आपको लिखकर दिखा दिया। उसके बाद फिर अब आप जाएंगे अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर। एक्सेल फाइल में अब आपके पास एक ग्राफ है, जैसे इस बच्ची के पास बहुत प्यारा एक ग्राफ बना हुआ है। मैं ज़रा इसको एक मिनट जरा सेव कर लूँ पहले, ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ फाइल को। इनेबल सेविंग, ओके, नाउ इट्स इनेबल कंटेंट, नाउ इट्स सेव्ड एंड नाउ इट्स एडिटेबल। अब देखिएगा ये इसका ग्राफ था बेटा। तो मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ को आपकी आसानी के लिए यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-C से कॉपी किया। और ये भी ग्राफ ठीक नहीं है, इसको मैं, इसका बॉर्डर इसने लगाया हुआ, बॉर्डर ख़त्म करना है, पहले मैं बॉर्डर ख़त्म कर दूँ। नो लाइन, बॉर्डर नहीं लगाना। कंट्रोल-C से कॉपी किया, इसके नीचे यहाँ पर एक एंटर किया और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट पिक्चर में पिक्चर लगा दी। ये देखिएगा, अब हमारा काम वहाँ का ख़त्म है। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको हमने डिस्कस करना है, और ये ऊपर हम इसका पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं।
क्लियर हो गया। अब इसमें एक ये पहले मेन फैक्ट्स के बारे में जनरल एक बात कर दी, अब एक्सप्लेन करेंगे व्हाट वर दी रिजल्ट्स क्या थे। ठीक है, तो इसका बच्ची का जो ये डाटा है ना, यहाँ पे ये बताता है, यहाँ पे हमारा काइंडली ये बताएं मुझे, आपने बेटा मेन इफेक्ट और इंटरेक्टिव इफेक्ट के कोई टेबल नहीं बनाए? हमारा मुझे अगर सुन रही है, आई थिंक बनाए हुए हैं, ये मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ बने हुए, ये बनाए हुए हैं हमारा ने। तो वैसे अगर आप जैसे यहाँ पर देखें तो मल्च ने, ये देखें इस बच्ची के पैरामीटर नज़र आ रहे हैं, ये मल्च की जितनी भी ट्रीटमेंट्स थी इन तमाम में नंबर ऑफ लीफ या लीफ, अब ये पैरामीटर मैंने गलत उठा लिया है, ऊपर मैं कुछ और लिख रहा हूँ, बहरहाल नंबर ऑफ लीफ का लेना है बेटा, मैं यहाँ से नंबर ऑफ लीफ का ले लूँ इसका पैरामीटर, ठहर दें, लीफ लेंथ का ले लिया, नंबर ऑफ लीफ इसके कहाँ है उसका देखें हम, लीफ लेंथ, नेक डायमीटर, नंबर ऑफ लीफ ये रहा, ओके दिस वन, इसको डिलीट कर दें, लीफ लेंथ पर चलते हैं, वही तरीका, बॉर्डर ख़त्म करें पहले उठाने से, बॉर्डर सॉलिड नो लाइन, और कॉपी करें, पेस्ट वैसे नहीं करना, पेस्ट राइट क्लिक करके करना है, ये पिक्चर पेस्ट कर दी, और इसको आमतौर पे ये पिक्चर अगर छोटी है तो इसको कॉर्नर से ड्रैग करें पकड़ के, साइड से नहीं पकड़ना, यहाँ से पकड़ के इसको इतना ड्रैग करें कि ये इस बॉर्डर के साथ इस तरफ से और इस बॉर्डर के साथ इस तरफ से लग जाए, तो ये एक अच्छा टेबल बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें देखना ये है कि इस बच्ची का डाटा क्या कहता है। ठीक है, इस केस में देखें तो ये ऑलमोस्ट डाटा जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इंटरेक्टिव इफेक्ट सिग्निफिकेंट बनता है। वो ऐसे कि ये 5% एलोवेरा का यहाँ पर कुछ इशू आया है बच्ची का, ये और कंट्रोल में वेरिएशन इज देयर, कुछ वेरिएशन आई हुई है। तो अब आपने इसमें करना क्या है कि अगर तो इंटरेक्टिव नॉन सिग्निफिकेंट है, जैसे इस बच्ची ने कहा कि नॉन सिग्निफिकेंट है, फिर तो आप कुछ भी नहीं डालेंगे, ना ये ग्राफ डालने की ज़रूरत है, ना आपको टेबल डालने की ज़रूरत है, सिंपली ये इतना पैराग्राफ लिखें और इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर दें। और जो चीज़ सिग्निफिकेंट थी, हाँ मेन इफेक्ट सिग्निफिकेंट हुआ ना बच्ची का, यहाँ पर उसने कहा, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ या हाईलाइट कर देता हूँ, ये रेड में कर रहा हूँ, मेन इफेक्ट सिग्निफिकेंट हुआ ना, हाउ एवर दी मेन इफेक्ट ऑफ मल्च वाज फाउंड सिग्निफिकेंट इन नंबर ऑफ लीव्स पर प्लांट। तो यहाँ पर अब सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करूंगा, नीचे इंटरेक्टिव इफेक्ट की बस इतनी बात लिख दी है, काफ़ी है। तो इसका मेन इफेक्ट का इसके साथ ही यहीं पर बता देता हूँ कि ऑल ट्रीटमेंट्स ऑफ मल्च या ऑल मल्च ट्रीटमेंट्स, यूं कह लीजिए, मल्च ट्रीटमेंट्स शोड हायर नंबर ऑफ लीव्स कंपेयर्ड टू नॉन मल्च्ड ट्रीटमेंट्स। अब ये कहाँ से लिखेंगे और ये कहाँ से आएगा, इसलिए इस बच्ची ने भी डाटा पूरा नहीं लिया, मैं अब इसका आपके सामने शेयर करता हूँ डाटे को, और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। वापस उसी शीट में जाऊँगा जो इसने एनालिसिस किए थे, ये रहे, इसमें ये देखें नंबर ऑफ लीफ ये है 1, इसका नीचे मैं पैरामीटर देखता हूँ, नंबर ऑफ लीफ 1 की तरह, लीफ लेंथ आ गया, ये लीफ लेंथ 2 आ गया, यहाँ पर लीफ लेंथ 3 ये आ गया, नंबर ऑफ नेक डायमीटर, और नेक डायमीटर के बाद नीचे आ जाए, ये आ गया नंबर ऑफ लीव्स। यहाँ पर ये रहा, बिल्कुल सही है। ये देखिए बेटा, ये देखें इसमें ये जो 6 ट्रीटमेंट्स लिखी हुई है ना, ये हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स का मेन इफेक्ट। और यहाँ पर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सब में ए लगा है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसको ना तो कहीं देने की ज़रूरत है इस टेबल को, और ना ही इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, जस्ट यहाँ पर ये लिख दिया कि नॉन सिग्निफिकेंट है, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे आ जाएं, लेकिन जो ये मल्च का टेबल है, ये देखेंगे सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, मल्च का टेबल सिग्निफिकेंट है, ये टेबल आपने यहाँ पर बनाना है। अब वो बनाना कैसे है, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि बेटा यहाँ के बनाने के बजाय एक्सेल में बनाएं, वहाँ से आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो एक्सेल में टेबल बना देता हूँ आपको जल्दी से इसका, ताकि आसानी हो जाए। तो ये देखें इसकी मल्च्ड MULCHED मल्च्ड और नॉन मल्च्ड, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि ये टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। 3.3 है इसके अंदर और 3.0 है इसके अंदर, और यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। और कॉन्कैटिनेट के फार्मूले से, यहाँ पर तो काम आसान था इसलिए ना भी कॉन्कैटिनेट लगाएं तब भी ठीक था, लेकिन बेहतर है आप इसी चीज़ को इस्तेमाल किया करें, यह आपके लिए बेहतर है। अच्छा जी, ये देखिए ये बन गया। अब आप सिंपली इसको कॉपी कर लें, मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप सिंपली ये वैल्यूज़ कॉपी कर लें जो इसकी काम की वैल्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, एक छोटा सा इसका टेबल बनेगा, क्योंकि ये इसका मेन इफेक्ट है। राइट क्लिक करेंगे इसको, बल्कि ऐसे ही कर दें, पेस्ट वैल्यूज़, इसको बॉर्डर लगाएं,
यहाँ से बॉर्डर लगेगा, ये रहा ऑल बॉर्डर्स। मैं ऐसे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये बॉर्डर लगाया, इसके पीछे ट्रीटमेंट्स लिखनी है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, लेफ्ट साइड पे कॉलम एक डाला, इसमें लिखा मल्च्ड और नीचे लिखा नॉन मल्च्ड। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग ध्यान से करनी है इस तरीके से। इसके ऊपर भी कुछ डालना है हमने, मुझे याद है, इसके ऊपर हमने लेबल शेबल लगाने हैं, तो ऊपर भी इसके डालें रो, उसके अंदर लिखें यहाँ पर फैक्ट ट्रीटमेंट, या यूँ कह लीजिए इसको फैक्टर बी। ठीक है, दिस इज फैक्टर बी एंड दिस इज नंबर ऑफ लीव्स। क्लियर। मैंने आपको ये भी कहा था बच्चों कि आप चाहें तो इस तरह आप इकट्ठा टेबल बना सकते हैं, कि आप यूँ कह सकते हैं कि आगे देख लेता हूँ, इसका डाटा मुझे भी एग्जैक्ट नहीं मालूम। इन केस यू हैव, और ये इसके केस में ऐसा होगा मुझे पता है, क्योंकि मल्च का इफेक्ट हर जगह प्रोनाउंस्ड आएगा। तो इसके साथ ही आप आगे इसके और भी जो इसने 2-3 पैरामीटर लिए हुए हैं फैक्टर बी के, उनका डाटा भी इसके आगे लिख लें। ठीक है, ये सारे के सारे टेबल को टाइम्स न्यू रोमन में लेकर जाएं। 12 का फॉन्ट टेबल का, वैसे मैंने कहा था टेबल में 11 भी चल जाता है। और ये टेबल जो है, ये फैक्टर वगैरह इनको बोल्ड कर दें ऊपर वालों को, ये साइड वाले जो हैं इनको लेफ्ट लाइन ठीक लगा हुआ है, फैक्टर बी को भी साइड पे लगाएं और इसको सेंटर में लगाएं इस तरीके से। अब इसी तरीके से इसका अगला टेबल भी बनेगा। मैं भी आपको पहले एक बार बना कर दिखा दूँ। ये देखिए इधर, ये अच्छा मज़े की बात है, नंबर ऑफ लीव्स जब दूसरी बार लिए उसमें नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए। ठीक है, तो अब दूसरी बार का डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर लिखना पड़ जाए या आप समझते हैं कि यार मेरे पास सफ़े थोड़े हैं या मैं लिख दूँ, मैं समझती हूँ कि ये देना भी ज़रूरी है, तो लिख लें, कोई हर्ज नहीं है, उसमें लेटर नहीं लगाएंगे। ये देखिए इधर Ctrl+C Ctrl+V, और ये है इसका डाटा। दूसरा डाटा इसने कब लिया है अभी देख लेते हैं इसका। आई थिंक इसने दूसरा डाटा लिया है, ये लिखा हुआ है 11 अप्रैल को लिया है। अच्छा जी, तो इधर कर देते हैं 11 अप्रैल। ठीक है, और डाटा यहाँ से मैं अब क्योंकि टाइम थोड़ा है यहीं पे लिख देता हूँ, और इसमें 3.67 ए छोटा लिखना है, 3.47 ए, तो ए लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेटर नहीं डालने। आगे आ जाए, आखिरी पैरामीटर जो इसने लिया हुआ है यहाँ पर उसका लिखते हैं। वो आखिरी इसका होगा नंबर ऑफ लीव 3, उसका रिजल्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट है कि नहीं। खैर दिस वन, ये देखें इसका रिजल्ट फिर सिग्निफिकेंट हो गया, तो यहाँ पर फिर इसको 4.05 की बजाय 6 लिखूंगा एब्रीवेट करके, सॉरी राउंड ऑफ करके, 3.78 लिखूंगा बी। तो ये एक मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। जब आपके पास डाटा बहुत थोड़ा हो ना, तो फिर डाटे को कंपाइल करके ग्रुप्स की शक्ल में एक जामे टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इस टेबल के नीचे जो चीज़ें इसने लिखनी है, वहाँ पर इसमें लिखनी है स्टैंडर्ड एरर, उसको ऐसी लिखेगी, और साथ में लिखेगी LSD वैल्यू, ये दो चीज़ें भी इसमें डालेगी। और यहाँ पर अब मैं स्टैंडर्ड एरर और LSD वैल्यू आपको निकाल कर दिखाता हूँ कैसे पता चलेगी। इसके केस में ये है इसका NL1 में स्टैंडर्ड एरर फॉर कंपैरिजन 0.20 है, तो यहाँ पे ये लिखेगी 0.21, क्योंकि वो आगे 7 आ रहा है, उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा, फिर आगे क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन 0.456 है, तो उसको मैं लिखूंगा 0.456। ठीक है, उसके बेशक इसको 46 भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, 46 कर लें। अच्छा, आगे आगे आ जाए, यहाँ पर नीचे इसका स्टैंडर्ड एरर देखिए, दूसरे केस में ये रहा 0.136। ठीक है, 0.136 की 13 की बजाय 14 कर लें। और इसी तरह क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन है बेटा, वो 0.30 है, वो आप 0.30 लिखें, लेकिन उसके साथ यहाँ पर NS लिखें, और NS को ऐसे पकड़ के ऐसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद मैं अब जरा इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बटन है, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट में ले जाएं। दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, जिससे पता चल रहा है वैल्यूज नॉन सिग्निफिकेंट है, ये आपने ऐसे करना है। उसके बाद आखिरी आ जाए, आखिरी चीज़ है इसकी, जो है वो आखिरी पैरामीटर फिर से सिग्निफिकेंट हो रहा है इस बच्ची का, उसमें यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर है 0.11, और
क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन है 247 थी, मैंने उसको 25 कर दिया, ये भी सिग्निफिकेंट है। इसके ऊपर भी स्टार लगा दें, इसके ऊपर भी यहाँ पे स्टार लगा दें। और ये स्टार कैसे लगते हैं, ये स्टार का भी तरीका आपको बताता हूँ। ये स्टार लगते हैं RTF वैल्यू के बेसिस पर, यहाँ से RTF वैल्यू निकलती है। ये इसका डाटा था ना, इसमें ऊपर देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टार कैसे लगते हैं। स्टार ऐसे लगाते हैं, स्टार ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, वैसे मैं यहाँ पे एक बता दूँ, लेकिन ये अगर आप परफेक्शन की तरफ जाती हैं तो फिर ये आप लगा लें, अच्छे लगते हैं। ये पता होता है कि उसको ज़्यादा बेहतर पता है चीज़ों का। तो इसमें नंबर ऑफ़ लीफ ये देखें बेटा, इधर यहाँ पर लीफ लेंथ आ गई, लीफ लेंथ नेक डायमीटर इसके नीचे नहीं, ये तो मैं ज़्यादा नीचे आ गया, यहाँ पर ऊपर ही था। लीफ लेंथ के बाद नंबर ऑफ लीफ, ये रहे, ये रहा ना नंबर ऑफ लीफ। इसमें ये स्टार बेटा जो लगने हैं ना इसके, ये इसके मेन, ये इसके हम सेकंड पैरामीटर को देख रहे हैं 0.01, ये पी वैल्यू की बेसिस पर लगते हैं। अगर तो पी वैल्यू, यहाँ पर अब गौर से सुन लेनी है बात, अगर तो पी वैल्यू 0.05 से छोटी हो लेकिन 0.01 से बड़ी हो तो फिर सिंगल स्टार लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी सिंगल लगाया, यहाँ पे भी सिंगल लगाया, वो इसलिए कि मुझे अब इतना पता चल गया था कि इसका इतना ही रहना है। लेकिन अगर किसी जगह पर 0.01 से भी छोटी हो जाए, जो कि अभी इसके किसी भी पैरामीटर में नहीं है, तो फिर यहाँ पर डबल स्टार भी लग जाता है, फिर उसको डबल स्टार बोलते हैं। लेकिन आपके केस में सिंगल स्टार लगेगा, सिंगल स्टार लगाएं। बच्चियाँ अपने ये पी वैल्यूज़ को देख लें, अगर 0.01 से छोटी है, यानी यहाँ पे बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आपके केस में यहाँ पे 000 लिखा आ जाए और कुछ बच्चों के लिखा हुआ आएगा ऐसे, तो उसका डबल स्टार लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को काइंडली देख लीजिएगा। अच्छा, ये हो गया टेबल, इसका टेबल बना लिया हमने फैक्टर बी का तमाम पैरामीटर्स का। फैक्टर ए को एक बार गौर से देख लेते हैं, किसी जगह पर फैक्टर ए भी सिग्निफिकेंट हुआ है इस बच्ची का, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर फैक्टर ए नॉन सिग्निफिकेंट था, देखें यहाँ पर फैक्टर ए नॉन सिग्निफिकेंट है, देख लिया। यहाँ पर आके फैक्टर ए सिग्निफिकेंट हो गया, ये देखा 0.05 से, मतलब डोज ने अपना काम कर दिया है। नंबर ऑफ लीफ तीसरे स्टेज पे जाके नंबर ऑफ लीफ में फर्क पड़ गया है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डाटा। तो मैं यहाँ पर आप इस बच्ची को सजेस्ट ये करूँगा कि बेटा आप इसके मेन इफेक्ट दोनों का टेबल बनाएं। फैक्टर ए का, ये फैक्टर बी का ऐसे टेबल बनाया ना, ऐसे फैक्टर ए का भी टेबल बनेगा। कंट्रोल वी कर देता हूँ इधर, इसमें आपकी ट्रीटमेंट्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, और ट्रीटमेंट के आप नाम लिखेंगी बाकायदा, वो क्या नाम थे वो उस बच्ची को ही पता है। मैं इधर थोड़े से इसके देख के इधर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये रहे इसके नाम, ये देखिएगा कुछ ये इसका पैरामीटर थे। कंट्रोल सी, लेट मी डू सम क्विक वर्क, इस तरीके से जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करें, बच्चे बोर ना हो। सॉरी, इसको इस तरीके से करेंगे, सेलेक्ट करके सारी आ गई हैं। मेरे ख्याल में 10% वाली रह गई है, उसको भी डाल दें। 10% वाली रह गई थी एलोवेरा। जी, मुझे अगर सुन रही है काइंडली मुझे ये बताए, उसके 2 कंट्रोल हैं? हाँ 2 कंट्रोल हैं, बिल्कुल सही है, 2 कंट्रोल हैं, क्योंकि इसने वो लिए थे मल्च और नॉन मल्च में। हाँ ठीक है, लेकिन सॉरी इसमें तो आपका वो आना ही नहीं ना, ये तो मेन इफेक्ट चल रहा है। इसमें तो सिंपल आपके इतने टेबल बनेंगे, वो आप अपनी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिलीट सेल्स, डिलीट इंटायर रो, यस, एंड दिस शुड बी फैक्टर ए। और इस सारे को मैं दोबारा से टाइम्स न्यू रोमन में कर देता हूँ, और यहाँ पर फॉन्ट 12 का कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें आप बच्चों, मैं यहाँ से इस पैरामीटर के ये मैं सारे डिलीट कर दूँ। अब ये जो बच्ची का डाटा है ना, ये बच्ची जो मुझे सुन रही है काइंडली बेटा, इसमें देखो नीचे नंबर ऑफ लीफ, आप फैक्टर ए के लिए देख रही हो ना नंबर ऑफ लीफ, तो नंबर ऑफ लीफ यहाँ से नीचे से निकालते हैं, डेफिनेटली उसका टेबल भी बना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये रहा यहाँ से नंबर ऑफ नेक डायमीटर के बाद ये रहा। ये देखें, ये पहला पैरामीटर बना है, नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट था, लेकिन कोई बात नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट था तो क्या हुआ, लिखना नहीं है, लिखना है, लाजमी लिखना है। तो पहला है 3.17 ए लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि नॉन सिग्निफिकेंट है, वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद दूसरे का है 3.17, उसका भी ए है, उसको छोड़ दे। तीसरे का 3.08 है, मैं वहाँ से देख कर आपके लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, 3.00 है। फिर उसके बाद चौथे के बाद पाँचवें में है 3.25, और छठे में है 3.33। और ये LSD वैल्यू इसकी क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, 0.21 है। ठीक है, 0.21 है, और क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन 0.456 है।
तो इसको आप लिखेंगे 0.46 और इसके साथ वैसे ही NS लिख के NS को ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर से ये वाला बटन है, इसका ये कमांड भी दी हुई है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला साइन, ये दबाएंगे तो इससे भी ऊपर चला जाता है, ऐसे NS लिख देना। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा बेटा टेबल बनाओ, इसी तरीके से तीसरा बनाओ। और अब इनके नाम कैसे देने हैं मैं वो भी बता दूं। यहाँ पर पहला टेबल बनेगा, टेबल को नाम हेडिंग के लिहाज से नहीं देना, टेबल के अपने नाम होते हैं। तो टेबल 4.1 पहला टेबल चौथे चैप्टर में 4.1 बनेगा, उसमें आप लिखें कि इफेक्ट ऑफ, या यूनी आप लिखिए मेन इफेक्ट ऑफ एलोवेरा डोजेस ऑन, एलोवेरा डोजेज ही है ना आपकी, ALO, मेरे ख्याल में यही स्पेलिंग है एलोवेरा के, देख लेना ज़रा काइंडली, हो सकता है मैं गलत कर गया हूँ, आई थिंक यही है। एलोवेरा डोजेज ऑन नंबर ऑफ लीव्स पर प्लांट। ठीक हो गया, बस ये इसका पैरामीटर बना दें, इसको बोल्ड कर दें और ये इसके साथ टेबल का टाइटल हमेशा ऊपर देना है और जो आपकी ये ग्राफ है इसका टाइटल हमेशा नीचे देना है। तो यहाँ पर जो ग्राफ का आएगा उसको लिखेंगे फिगर 4.1 और ये है इंटरएक्टिव इफेक्ट ऑफ एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट एंड mulching over number of leaves per plant, over number of leaves per plant in onion। इसको और क्लियर कर देते हैं, प्याज का नाम भी साथ डाल देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये आपकी फिगर बन गई कंट्रोल B से। सब बच्चे इस तरीके से अपने ग्राफ डालेंगे, इस तरीके से जो आप जिन बच्चों ने फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो मेन इफेक्ट का इस तरह बेटा टेबल बनाएं, अपनी डेट सारी कंबाइन करके एक टेबल में डाल लें और इसी तरह ग्राफ जो है वो अलग अलग इंटरेक्टिव इफेक्ट, इसका एक ग्राफ ये हुआ ना, अभी दूसरा ग्राफ आएगा, फिर तीसरा, बल्कि पहले ग्राफ में मैं यहाँ पे मशवरा ये बच्चे को दूंगा कि आप इसी में ही ये देखिए मैं इसको नीचे लेकर जा रहा हूँ, मैं आपके सामने भी दूसरा ग्राफ भी इसका डालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये आपने ग्राफ डालने हैं। ग्राफ के लिए खाली एक सफ़ा मख्तस कर दें कि इसके ऊपर मैं सारे ग्राफ डालूंगी, ठीक है। और मैं अब और ग्राफ डालकर आपको दिखाता हूँ। इसमें ये बच्ची का डाटा है हमारे पास, ये देखें ये हमने ग्राफ डाल लिया। तो 11 अप्रैल आ रहा रहता है, अभी इसको भी डाल देते हैं, इसका बॉर्डर पहले ख़त्म करूँ। ये देखिए कंट्रोल C, इसके नीचे यहाँ पे रखा पेस्ट पिक्चर, ये इसके नीचे डाला। अभी मैंने इसको सेट करना है, मैं बताता हूँ कैसे करना है वो भी। अच्छा, उसके बाद आखिरी ग्राफ आ जाए इसका, तीन ग्राफ है ना इस बच्ची के। तो तीसरा है जी 22 अप्रैल का डाटा, तो कंट्रोल C और यहाँ पर सॉरी अभी मैं बॉर्डर भूल गया ख़त्म करना, नो लाइन, कंट्रोल C और अब इसको करेंगे यहाँ पर कंट्रोल V। ये देखिए वो निचले सफ़े पे चला गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको ऐसे आपने छोटा करना है ग्राफ को कि ये सारे एक सफ़े पर आ जाए। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इस ग्राफ की एक डायमेंशन, इसको डबल क्लिक करें ग्राफ को, यहाँ पे ना एक डब्बा खुल जाएगा पिक्चर फॉर्मेट में, ये है डायमेंशन का, यहाँ से आप इसको सेट कर लें। जैसे मैं कहता हूँ ये सारे 10 सेंटीमीटर वाइड होने चाहिए, तो अब 10 सेंटीमीटर इसको कर लिया, इसको भी मैं 10 पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें ये 10 पे आ गया, इसको भी मैं 10 पे करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सीधे हो जाएंगे। अब ये देखें ये 10-10 के हो गए। अब इसको, इस ग्राफ को पकड़ा, इसको भी सेंटर में अलाइन कर दें, ये देखिए सारे एक लाइन में लग गए, एक जैसे कलर के हो गए। सेंटर में जो खाली स्पेस है इसको डिलीट से मैंने डिलीट कर दिया ताकि ये जुड़ जाएं, आपस में जुड़ गए हैं। ये वाले को भी मैं जोड़ देता हूँ, ये देखें ये तीनों जुड़ गए। क्लियर हो गया सब बच्चों को, ये नज़र आ रहा है ग्राफ, सब बच्चों को क्लियर हो गए। अब बजाय इसके कि हर एक के नीचे अलग अलग टाइटल लिखें, आप इसका बेहतरीन तरीका ये कर सकती हैं कि आप बेटा इसको ऐसे, ये फिग 1 डाली, इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट एंड मल्चिंग ओवर नंबर ऑफ लीव्स पर प्लांट इन अनियन as recorded on different dates, यूं कर दें। ठीक हो गया। या इसके बजाय आप यहाँ पर ये इसको लेबल लगा सकती हैं, ऐसे डेट्स हमने मेंशन कर दी हैं ग्राफ में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हैं कि डिफरेंट डेट्स पर जो रिकॉर्ड हुआ ये सब उनका डाटा है। फिग पूरी की पूरी एक पिक्चर बन जाएगी आपकी।
सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर जो बच्चे नया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में एक नया फीचर भी है, वो शायद इसमें एप्लीकेबल हो। लेट मी सी इट, आई थिंक नहीं। अच्छा ठीक है, बहरहाल अब ये देखिए, ये एक सफ़े पर इस बच्ची का मैं अगर छोटा करके दिखाऊं, एक पेज मैंने मुख्तस कर दिया, उसमें सारी इसकी एलोवेरा की तस्वीर आ जाएंगी इंटरेक्टिव इफेक्ट्स की, और जो मेन इफेक्ट्स हैं वो टेबल में इस तरीके से आ जाएंगे। और ये नंबर ऑफ लीफ का मैंने बच्ची का एक पैरामीटर तकरीबन यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब असल बात जो है कि इसमें हवाले कैसे देने हैं। ये फिगर, ये टेबल 1 था, ठीक है ना। इसी तरह नीचे जो टेबल आएगा बेटा इस जगह पर वो होगा टेबल 2, 4.2, ठीक है। और वो भी ऐसे ही आएगा, मेन इफेक्ट्स ऑफ, उसके अंदर आएगा मल्चिंग, मेन इफेक्ट ऑफ मल्चिंग, यूं कह लीजिए, मल्चिंग ऑन नंबर ऑफ लीव्स पर प्लांट इन अनियन क्रॉप, इन अनियन क्रॉप। इसको भी ऐसे कर लें ताकि क्लियर हो जाए। लेंज अब जो ये आपने ऊपर बातें लिखी थी ना, अमंग मेन इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ डोज वाज नॉन सिग्निफिकेंट फॉर इंप्रूविंग लीव्स पर प्लांट एट 5% लेवल, मैंने पहली लाइन ये लिखवाई थी। अब वो पहली लाइन लिंक हो गई आपकी इस वाले पिक्चर से, क्योंकि देखें इसमें पहली वाली लाइन में ये नॉन सिग्निफिकेंट डाटा आ रहा है हमारा, तो हम इसको हवाला देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेबल 4.1। लेकिन अगर अभी बात खत्म नहीं हुई और आगे इसी के रिलेटेड और बात चल रही है, जैसे मेन इफेक्ट अभी हमने अगला डिस्कस करना था, लेकिन वो मेन इफेक्ट नीचे है वैसे बाय द वे, तो हाउएवर द मेन इफेक्ट ऑफ मल्च वाज फाउंड सिग्निफिकेंट। अब मल्च का इफेक्ट कौन सा है, ये वाला, इसका हवाला इसके आगे देंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ टेबल 4.2 और ब्रैकेट बंद, और आगे फुल स्टॉप भी लगाना है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूं, ये इस तरीके से आपने बेटा इसमें हवाले देने हैं अपने, ये ग्राफ डाले हैं, टेबल डाले हैं, और इस तरीके से उनको टेक्स्ट के साथ जोड़ा है। आखिर में इंटरेक्टिव इफेक्ट मैंने कहा है कि नॉन सिग्निफिकेंट आया है, यहाँ पर ये इंटरेक्टिव इफेक्ट शोड नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ट्रीटमेंट मीन, इसमें आगे इसका हवाला आएगा फिगर 4.1, तो फिगर का हवाला आ गया। तो इस बच्ची का इस तरीके से ये डाटा जो है ये हमने एक लिंक किया है। अभी अनफॉर्चुनेटली इस डाटे में इस बच्ची के जो इफेक्ट्स थे वो नॉन सिग्निफिकेंट थे, लेकिन अगर आपके इंटरेक्टिव इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो जाएं, जैसे इस बच्ची के यहाँ पे आके इफेक्ट सिग्निफिकेंट होने शुरू हुए थे, नीचे आके हमने देखा था, तो उस केस में बच्चों फिर आपने क्या करना है कि नीचे जो हाईएस्ट वैल्यू है, ये आपने जैसे बताया ना ऊपर मेन इफेक्ट की जब बात की कि वो नो इफेक्ट सिग्निफिकेंट आया, साथ ही फिर अगली लाइन में बता दिया कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। इसी तरीके से इंटरेक्टिव इफेक्ट शोड नॉन, यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ कि इंटरेक्टिव इफेक्ट शोड, मैं अब ये एग्जांपल देने लगा हूँ, इसको आपने ये वैसे गलत है लेकिन मैं यहाँ पे देने लगा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। शोड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, अगर वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस शो कर रहा है तो आगे फिर बताएं कि अमंग, या यूं कह लीजिए कि बेस्ट या मैक्सिमम, यूं कहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, या मैक्सिमम नंबर भी छोड़िए, मैक्सिमम लीव्स वर रिकॉर्डेड इन प्लांट्स। अब ट्रीटमेंट का जिक्र करें कि किस ट्रीटमेंट में सबसे अच्छे थे, ट्रीटेड विद 5% एलोवेरा स्प्रे, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रोन अंडर मल्च्ड कंडीशंस। मैंने ये कहा है कि मैक्सिमम पत्ते उन पौधों में देखे गए जिनमें 5% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला था, फोलियर अप्लाई किया था। प्लांट्स ट्रीटेड विद की बजाय यूं कहिए रिकॉर्डेड इन प्लांट्स फोलियर ऑन विच 5% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, या इसको मैं थोड़ा इसको आसान करूं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, वाज रिकॉर्डेड इन 5% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट फोलियर, या यूं भी ना कहिए, वाज एक्सट्रैक्टेड इन 5% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रीटमेंट अंडर मल्च कंडीशंस, इसको भी छोड़िए। तो ये क्लियर हो गया कि क्या कि मैक्सिमम पत्ते कहाँ पे देखे, मैक्सिमम लीव्स वर रिकॉर्डेड इन 5% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी, 5% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ट्रीटमेंट अंडर मल्च कंडीशंस। तो यहाँ पर नीचे फिर अब इसका हवाला आ जाएगा कि ये देखें जी, इधर
ये बात कर रहा था कि मल्च में सबसे ज़्यादा वैल्यू आई है 5% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। मिनिमम वाज ऑब्जर्व्ड, किसमें मिनिमम आई है? कंट्रोल एंड नॉन मल्च कंडीशन में। तो मिनिमम का नॉन मल्च में बता दीजिए, तो यहाँ पर मिनिमम का बता दीजिए कि मिनिमम किस में आई है। मिनिमम वाज, मिनिमम लीव्स वर रिकॉर्डेड या ऑब्जर्व्ड इन कंट्रोल प्लांट्स grown without without any mulching, विदाउट मल्चिंग कह लें, एनी भी छोड़े, विदाउट मल्चिंग, ठीक हो गया। अब ये इस बात को ज़रा गौर से समझ लें कि ये एक्चुअली हमने, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफली कि अब आपको समझ लग जाए, आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा। पहले लाइन में हमने बात की है मेन इफेक्ट 1 की, अगर वो सिग्निफिकेंट हो जाता है किसी बच्चे का, तो फिर वो अगली लाइन में कौन सा इफेक्ट सिग्निफिकेंट है उसका डिस्कस करेगा, उसके बाद टेबल का हवाला देगा। इसी तरह दूसरे में द मेन इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट कैसा था उसका हवाला दिया, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसके बाद उसका एक्सप्लेन किया किस तरीके से करना है। अच्छा, फिर इंटरेक्टिव इफेक्ट की जिक्र किया, तो इंटरेक्टिव इफेक्ट में नॉन सिग्निफिकेंट है तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, आगे कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट हो जाती है, मैंने स्पेशल केस दिया यहाँ पर, तो उस केस में फिर आप बताएंगे कि कौन से वाला इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट हुआ है। क्लियर हो गया। और इसी तरह इसमें काइंडली ये हमने हेडिंग डाली है 30 मार्च की, ठीक है। तो 30 मार्च वाले का डाटा अभी सिर्फ हम इस वाले टेबल की जिक्र करेंगे, और इस वाले टेबल का जिक्र करेंगे, और इस वाले टेबल का जिक्र, ग्राफ का जिक्र करेंगे। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए भी आपको वो नीचे वाला लिया है ना। एक्चुअली जो ये वाली लाइन थी, ये देखिए, जो ये था ना, यहाँ से मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि किस तरीके से आप इसको फाइनल फॉर्म कैसी होगी। बेटा सुन लो, दादो का है, सुन लो, मम्मा को दे दो जरा, मम्मा सुन ले, 1 मिनट, मम्मा को दे दो। इसमें बेटा ये ऐसे होगा, शोड नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ट्रीटमेंट मींस, ठीक है। और इसमें ये यहाँ पर पहले वाले में तो ऐसे ही था ना, सिंपली फिगर 4.1 ऐसे ही आ गया था। अब जो दूसरा, जब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे उसमें भी ऐसे ही, ये देखिएगा इधर, ये हमने यहाँ से ये कॉपी किया है सच, और नीचे आ जाएं, इसमें इस जगह पर आप ये दूसरे का आप हेडिंग डालेंगे, वो आपकी 11 अप्रैल वाली थी, 11 अप्रैल वाली को डिस्कस करें, उसमें भी नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आ जाए 22 अप्रैल के डाटे पर। तो जब 22 अप्रैल का डाटा आप नीचे लिखेंगी ना यहाँ पर, इसी तरीके से ये सारा कुछ लिखने के बाद आप 22 अप्रैल के डाटे पर आती हैं, और आप कहती हैं ये देखें जी, ये 22 अप्रैल का डाटा फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो अब इसमें आप वो बातें सारी लिखेंगी, इस तरीके से आप अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ये अंडरलाइन, इनको आपको नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट बाइफर्केशन किया हेडिंग की मैंने, ताकि आसानी हो जाए। तो आप ये मेन नंबर चलाते रहें, बस ये काफ़ी हैं, इसको छोड़ दें, ये जो अंदर वाले इनको छोड़ दें, इनको ऐसे लिखें। अब यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी बच्चे का कि ये किस तरीके से, और हाँ सॉरी, आखिरी बात जो मैं बताना भूल गया, इसकी फॉर्मेटिंग। जब आप ये इस तरह टेबल बना लें तो फिर इसके ऊपर ऐसे क्लिक करें, यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएं, इसके अंदर नो बॉर्डर को क्लिक करें, उसके बाद टॉप वाला जो आपकी लाइन है इसको सिलेक्ट करें सारी को, और इसके बॉटम पर लगाएं बॉर्डर, इसके टॉप पे बॉर्डर लगाएं, और नीचे स्टैंडर्ड एरर और एलएसडी वैल्यू, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करें, इसके टॉप पे बॉर्डर लगाएं और इसके बॉटम पे बॉर्डर लगाएं। तो ये देखें, ये एक फॉर्मेट बनेगा आपके टेबल का। इस तरीके से आपने टेबल बनाने हैं। पहले इस तरह का ही दिखेगा, बाद में फिर वो इस तरह का हो जाएगा जब आप उसके बॉर्डर शॉर्डर खत्म करेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो ये AVLE की बजाय पूरा पूरा वर्ड लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप इतना भी काफ़ी है, जैसे ग्राफ में ज़रूरत इतने की थी इतना कर दिया। तो अब कोई बात कोई पूछना चाहे, कोई माइक्रोफोन ऑन करके तो पूछ सकता है जी। मैं फिर अगली बात स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक तो हमारी ये डिस्कशन हो गई कि सब बच्चों ने अपने ग्राफ और टेबल किस तरह बनाने हैं। अनियन वाले ख़ास तौर पे जो बच्चे जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट से काम कर रहे थे, वो मेन इफेक्ट्स के टेबल बनाएंगे। अब ये बात क्लियर कर लें काइंडली सब बच्चे, मेन इफेक्ट्स के टेबल बनेंगे, और जो आपने डिफरेंट इंटरवल पे बेटा डाटा लिया हुआ है वो आपने एक टेबल में डालना है। ये देखिए, फैक्टर ए मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लें आसानी के लिए, फैक्टर ए के नीचे एंटर करके ना यहाँ पे लिख लें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ये फैक्टर ए है। फैक्टर बी के नीचे लिखें मल्चिंग, ठीक है। तो ये फैक्टर ए फैक्टर बी दोनों इस तरह लिख लें, और नीचे फिर आ जाएं, ये आपका इंटरेक्टिव इफेक्ट हो गया। इंटरेक्टिव इफेक्ट के टाइटल में भी हमने इंटरेक्टिव इफेक्ट लिख दिया है, ठीक हो गया जी। कोई सवाल किसी किस्म का इसके बारे में, फिर मैं वो सर्वे वाले एनालिसिस पर चलता हूँ।
एनी क्वेश्चन? माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। सारे बच्चे सो गए हैं? मदीहा, सूफिया, वानिया, इरम, हुमैरा, आमना, एमन, एनी क्वेश्चन वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें अगर आपको यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन करना नहीं आता तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जो हमने डाटा लिया है जी NL1 या 2 है तो हम इनके ग्राफ एक ही लगाएंगे या 4 लगाएंगे कुछ? बेटा अगर आपने नंबर ऑफ लीफ के 3 बार पैरामीटर लिया है तो 3 ग्राफ लगाएंगी। ये देखिए ना, मैंने आपके सामने अभी ये मैंने इस बच्ची का केस इसीलिए डिस्कस किया कि सब बच्चों का क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये देखें मदिया इधर, कि इस बच्ची ने 3 बार डाटा लिया नंबर ऑफ लीफ का और इसका फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट था। तो मेन इफेक्ट जो था उन तीनों का इकट्ठा टेबल बना दिया। इसमें टेबल बनाने का मकसद ये है कि देखें इसमें चीज़ें क्लियर होती हैं कि पहले मल्च नॉन मल्च का इफेक्ट जो था सिग्निफिकेंट आया, फिर नॉन सिग्निफिकेंट हुआ, फिर सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, कैसे नंबर ऑफ लीफ बढ़े हैं वो भी नजर आ रहा है। इस रुख पर देखेंगे ना डाटे को तो पता चलेगा सारी कहानी कि ये मल्च ने किस तरीके से जो है ना वो नंबर ऑफ लीफ बढ़ाए हैं। और इसी तरह अगर ऊपर देखेंगे जब ये डाटा इस तरह लिखा जाएगा पूरा तो फिर ये कहानी न समझ लगेगी कि पहले मल्च पत्ते इतने थे, फिर 4 पे चले गए, फिर 5 पे चले गए। तो ये इस तरीके से मेन इफेक्ट आपने बनाने हैं। जहां तक है ग्राफ का ताल्लुक, तो ग्राफ आपने बनाना है इंटरेक्टिव इफेक्ट का। इंटरेक्टिव इफेक्ट में मैंने बताया है कि आप ये ग्राफ के साथ जैसे लीफ नंबर है, यहाँ पर उसने डेट मेंशन कर दी है, तो ये डेट मेंशन की हुई है, ये 30 मार्च का है, ये 11 अप्रैल का है, ये 22 अप्रैल का है, तो ये उसने पिक्चर की शक्ल में यहाँ पे लगा दी है। तो ये तीनों एक सफ़े पे लगेंगे। अगर आपके 4 हैं तो 4 लगा लें और उसके नीचे एक ही हेडिंग इस तरह डाल दें कि ये डिफरेंट डेट्स का डाटा हमने ये फिगर में दिखाया है नंबर ऑफ लीफ का इंटरेक्टिव इफेक्ट का। क्लियर हो गया? जी सर ठीक है। और कोई सवाल किसी बच्चे का पूछें काइंडली, मुझे पता चले कि सब बच्चों को समझ लग गई है। कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं अब एमन की बात स्टार्ट करता हूँ, अगर सब बच्चों को क्लियर हो गया है। ये जो फिनोग्रीक वाली बच्चियां हैं या ये जिस रेडिश पे काम कर रही है बच्ची, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर, अगर आपका सिंपल एक्सपेरिमेंट है तो फिर तो सिंपली ग्राफ लगेंगे, ठीक है ना, फिर तो सिर्फ सिंपली आप ग्राफ लगाएंगी। तो ग्राफ लगाने के लिए बच्चों अगर तो आप समझते हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्राफ है तो फिर आप इस तरह अपने पेजेस के ऊपर ग्रुप्स बनाकर एक पेज के ऊपर सारे डेट्स के ग्राफ इकट्ठे कर लो और उसके नीचे उसका टाइटल लिख दो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बच्चों आपको एक हिंट दे जाऊँ थोड़ा सा। अक्सर बच्चों को ना ये पेज ब्रेक ऑप्शन का नहीं पता। पेज ब्रेक ऑप्शन इस्तेमाल करें, आपके ये जो टेबल या ग्राफ हैं ये कभी ख़राब नहीं होंगे। उसका सर बेहतरीन ग्रुप में तरीका, क्वेश्चन आए हैं, वो बच्चियों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही तो वो देख लें। ओके मैं देख लेता हूँ। बच्चियों की क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो रही? कुछ नहीं हो रहा। आगे साइड से डेस्कटॉप जी, वहाँ से ही एक, अच्छा छोड़ें सर जी, मैंने रिपोर्ट टाइटल भी बताना था, छोड़ें इसको। सर जी ये बता दें इनोवा टेबल में वेरीज आ रहा है। ये एक बच्ची ने कहा था इनोवा टेबल का कोई इशू उसने डिस्कस किया था, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये एक बच्ची कह रही वेरीज आ रहा है, इसका वो उस बच्ची को कहें कि आप टकी टेस्ट की बजाय ना LSD लगा लें यहाँ पर, ठीक है, LSD लगा लें तो LSD से होपफुली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टकी की बजाय LSD पे कन्वर्ट हो जाए, इस बच्ची को कह दें जो भी है ये। अच्छा उसके बाद ना मैं जो यहाँ पर एक हिंट देने लगा था बच्चों आप सबको, एक तो ये कि देखो ये जो टेबल मटेरियल मेथड है ये भी जो यहाँ पे ये पेज पे लिखा जा रहा है सिंगल लाइन स्पेस पे हम लिख रहे हैं। जो आपने ये चैप्टर लिखना है इसमें जो ये नंबर ऑफ लीफ और ये सारी चीज़ें हैं, दीज शुड बी ऑन 1.5 लाइन स्पेसिंग। उसके लिए कंट्रोल 5 का बटन, ये भी 1.5 के लिए इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, या फिर यहाँ से आइकन निकलता है, एक मिनट जरा देख लें, ये वाला दिस वन, इसमें 1.5 इसको आप सिलेक्ट कर लें, इस तरीके से 1.5 कर लें। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे अगर कोई भी टेक्स्ट आगे पीछे करते हैं ना तो बाज़ दफ़ा वो टेबल ऊपर नीचे चले जाते हैं। जैसे ये मैंने 1.5 किया ना तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया है, ये टेबल आधा नीचे चला गया ये, और फिर ये ग्राफ जो है ये भी सारे कट गए, कोई नीचे आ गया कोई ऊपर आ गया। इसका बेहतरीन तरीका बच्चों ये है कि आप ये टेबल मैंने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ तक लिख लिया, अब ये तो हमें पता है कि इतनी स्पेस हमारे पास है, दिस टेबल इज काजिंग सम डिस्टर्बेंस, ये टेबल थोड़ा डिस्टर्बेंस काज कर रहा है, तो इसको यहाँ पे रख के कंट्रोल एंटर से अगले सफ़े पर ले जाएं।
कंट्रोल जमा एंटर मारेंगे ना तो अगले सफ़े पर चला जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर ही वापस आधा आधा नहीं होगा, ये पूरा उस सफ़े पर ही रहेगा हमेशा। इसी तरह जो ग्राफ्स है, अगर आपको लगता है कि टाइटल नीचे जा रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, तो आप इसको भी ऐसे ही इसके ऊपर यहाँ पे रखें, कंट्रोल एंटर करें, तो ये ग्राफ एक सफ़े पे फिक्स हो जाएंगे। इस सफ़े से ये आगे पीछे नहीं जा सकते। अब आप इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर मेरा पैरामीटर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखें ना, अभी तो हमने 30 मार्च का सिर्फ डिस्कस किया है। अभी नंबर ऑफ लीफ आ गए, इसने बच्ची ने जो है वो 11 अप्रैल के डिस्कस करने थे, फिर उसने 21 अप्रैल के डिस्कस करने थे। तो उसके पास काफ़ी कुछ लिखने के लिए था। वो उसको चाहिए बच्ची को कि अब वो यहाँ पर ये हेडिंग्स लिखना शुरू करे। जैसे मैं आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। उसने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी, फिर उसने ये लिखा, ठीक है। और इस तरीके से लिखने के बाद अब अगर कुछ जगह खाली है यहाँ पे, ये अभी भी जगह भी काफ़ी बच जाती है उस बच्ची के पास, तो फिर भी वो टेबल को मत छेड़े, टेबल अगले सफ़े पड़े रहने दे, अगला पैरामीटर यहाँ से शुरू कर दे, कोई मसला नहीं है। अगला पैरामीटर कौन सा है वो देखें यहाँ से। अच्छा, मेरे पास प्लांट हाइट है, चलो मैं प्लांट हाइट शुरू करती हूँ। वो प्लांट हाइट इस तरीके से आगे लिखना शुरू कर दे, ठीक हो गया। तो ये टेबल जो है ना, फिर ये ग्राफ जो है, ये आप चाहे 2-2 3-3 इकट्ठे जोड़ दें, वो कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन यह है कि इस तरह ना हो कि एक ग्राफ इसके नीचे यहाँ पे लगा हुआ है, 2 आगे लगे हुए हैं, ग्राफ एक सफ़े पे कोशिश करें सारे इकट्ठे हो जाएं। टेबल कोई नहीं, टेबल क्योंकि हालांकि हेडिंग अलग अलग दे रहे हैं सबको, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा एज सच। ये क्लियर हो गया सबको? लाइन स्पेसिंग 1.5, टेबल की स्पेसिंग 1.5 नहीं रखनी, इसको आपने करना है ऐसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसकी स्पेसिंग 1.15 कर लें, ज़्यादा बेहतर है। वैसे 1 भी ठीक है, 1.15 रख लें, ज़्यादा बेहतर है। 1.15 पे चीज़ें खुली खुली लगती हैं, प्रोफेशनल लगती हैं, ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं लगती। आई थिंक ये मैंने बड़ी डिटेल में हर चीज़ डिस्कस कर दी है, जो जो चीज़ें इसमें चाहिए। ये मैं इसका भी ज़रा फॉर्मेट सेट कर दूं क्योंकि मैंने आपको फ़ाइल भेजनी है ये वाली। तो ये देखें, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर ये लगा दिया, नीचे से ये दोनों जो हैं इनको भी टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर लगा दिया। स्टैंडर्ड एरर और LSD वैल्यू, इनको चाहे तो इनको भी आप बोल्ड कर दें, कोई हर्ज नहीं है, बोल्ड कर दें बेशक, इनको भी बोल्ड कर दें। क्लियर हो गया? हाँ जी, और कोई सवाल किसी किस्म का, किसी बच्चे का? कोई नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस डाटे को ख़त्म करके, सेव इट, ओके, इसको सेव कर लें, इस फाइल को भी सेव कर लें। इसी में मैं इसी फाइल के अंदर ही एमन आपका भी डाटा प्रेजेंट करूंगा, इसी में मैं आपका डाटा भी लिखूंगा ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से हमने काम करना है। एमन का डाटा अब शुरू करते हैं। एमन का डाटा ये रहा। एमन का जो डाटा था ये बेटा सर्वे के ऊपर था, और इसके सर्वे थे और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास। तो एमन इसको आपने ऊपर से शुरू करना है सर्वे को। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है आपने। तो इसमें कितने, हाँ, इसमें आपने बताना है कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी थी, कितने % हमारे पार्टिसिपेंट थे, उसका आसान तरीका क्या है। कंट्रोल सी आपने, आपके लिए तो मैंने आपको कीर बना कर दी है सारी, सिंपली आपने ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पे आना है, इसके अंदर फर्ज करें यही जगह है, यहाँ पर राइट क्लिक किया, पेस्ट, ये पिक्चर आपने यहाँ पे पेस्ट कर दी, और इसको ऐसे ड्रैग करके इसको टोटल साइज पे पूरा करें और इसको एक टाइटल दे दें। ठीक है, टाइटल आपने खुद देना है। ये मैंने जो ग्रीन कलर में लिखा था आपकी आसानी के लिए लिखा था, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी बजाय बेहतर होगा, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, इसको आप डिलीट कर दें। यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रखें, इसको डिलीट करें और इस ग्राफ को थोड़ा सेट करें। ये देखें इस तरीके से, ये देखो ये मैंने क्लियर किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इधर ला के इसको मैं नीचे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। ये ग्राफ आपने पेस्ट करना है, ये आपने ग्राफ पेस्ट कर लिया है। इसके बाद आपने नीचे इसके लिख लिया जी फिगर, आपके सारे फिगर्स बनेंगी क्योंकि आपके तो टेबल है ही कोई नहीं, तो फिगर 1 ये है होगी फिगर 4.1। ठीक है, और इसमें आप बता सकती हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या यूं कह लीजिए, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें, आपकी तरफ से काफी डिस्टॉर्शन आ रही है। हाँ जी, एज वाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, इन ग्रांट सर्वे कर लें या उसका कोई नाम दे दें, या इतना ये ऐसे भी काफ़ी है। दैट्स इट। अब ये हो गया आपका, ये आपने इस तरीके से सारे पेश करने हैं, उनके नीचे सूटेबल टाइटल
देना है वो टाइटल मैं फिर कोशिश करूंगा उसको पढ़ लूँ, अगर कोई ख़राबी हुई तो मैं उसको सही भी करवा दूंगा। अब बाकी बात है इसके अंदर लिखना क्या है। तो लिखना ऐसे है कि इसमें आपने ऊपर वैसे ही आपका भी चैप्टर ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे इन बच्चों का मैंने बताया, ऊपर से आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है। ये कंट्रोल सी से मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। इसमें सबसे पहला पैरामीटर आ गया जी आपका 4.1 पार्टिसिपेंट्स या पार्टिसिपेंट एज। आप अपनी, अब आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि हमारी पार्टिसिपेंट की जो एज है, मैं अब अगर एमन से पूछूं, एमन आपको क्या लगता है हमारे पार्टिसिपेंट की एज क्या है यहाँ पर मैक्सिमम, क्या आप मुझे बता सकती हैं? अच्छा, मज़े की बात एमन, ये देखो यहाँ पर आप एक्सेल की फाइल से हेल्प ले सकती हो। ये मैंने जो एक्सेल की फाइल दी है इसमें पूरे पूरे ग्राफ बने हैं। इस ग्राफ में जहाँ पे जाके ये पीक बनती है ना सबसे ऊपर, इस तो पीक के 70 ऊपर तक गए हैं। 70 तक तो गए हैं, कौन सी एज के गए हैं ये सवाल है। तो वो लिखा हुआ है 21 के जो लोग हैं ना, 21 साल के बच्चे या बच्चियां, वो सबसे ज्यादा है हमारे पास। 70 जी 21 के हैं, और फिर इस तरफ को भी कम हो रहे हैं। ये कम होते होते 16 साल का भी एक बच्चा बीच में आया है, 17 साल का, 5 बच्चे 17 साल के हैं। और इस तरफ चले जाएं तो हमारे पास इवन 70 ईयर्स के भी दो लोगों ने इसको फिल किया है डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर भी इसी तरह 76 67 के भी दो किया। इनको हम छोड़ देंगे। आप इसमें आप बताएंगे क्या असल बात जो है। अब इसमें आप क्या समझिए, इसमें आप बताएं। इसको बंद करें माइक्रोसॉफ्ट को काइंडली, मैं आपको बता दूं कि दी एज participants as highly variable starting from, या यूं कह लें कि यूं भी ना, हाईली वेरिएबल भी छोड़े, आप कहें कि पार्टिसिपेंट्स, मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिखें फ्रॉम 17 years old up to 70 years old। ठीक है ना, ये सारे इसमें आ गए। और वाकई में ये ऐसे ही है आपका डाटा। 17 साल ये है 5 बच्चे, और 70 साल का 2 बच्चे, 2 बुजुर्ग यहाँ पर हैं। तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप हैव filled the pro forma, most participants were between 22 या 20 भी छोड़े, 18 to 25 years of age। और आगे इसका हवाला दें, फिगर 0.1। दैट्स इट। ये पहली बात। तो इसमें तो सिर्फ यही बताना था कि हमने ये पार्टिसिपेंट से कितनों से फिल करवाया। तो इसमें ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हाँ जी, ये फिगर 1 बता रही है कि एज ग्रुप बहुत सारे थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो हमारे पास 18 से 25 वाले थे, जबकि 21 साल वाले 70 है, वो भी आप यहाँ पे बता सकती हैं, लेकिन इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। ठीक है। मोस्ट पार्टिसिपेंट्स वर, मैंने कोशिश की है कि सब कोई बीच में डाल लिया, जितनी कर्व बन रही है सारे इसमें आ गए। तो इस तरीके से ये पार्टिसिपेंट एज होगी। इस तरह अब आगे जेंडर का है, मैं आपको यहाँ से अब दिखाता हूँ। ये लिखना ऐसे ही है, आपने वहाँ से पेस्ट वैल्यूज करनी है इसके अंदर, और आपने ऊपर हेडिंग डाल डाल के इनके रिजल्ट्स लिखने शुरू करने हैं। अब मैं यहाँ से आपको इसके बताता हूँ कि ये किस तरीके से। एज के बाद आप जेंडर का क्वेश्चन कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो जेंडर में आप बताएं कि मोस्टली फीमेल पार्टिसिपेंट्स फिल दिस परफॉर्मा 56%, वाइल कह लें कि फेयरेबल अमाउंट ऑफ मेल स्टूडेंट्स आल्सो फिल दिस परफॉर्मा। तो बस उसमें ये हर एक की परसेंटेज देनी ज़रूरी नहीं है, बस वो फिगर में लिखी हुई है, आप फिगर का हवाला दें और ये उसके अंदर पिक्चर लगा दें। डेट्स इट। क्लियर हो गया। और इसी तरह फिर आगे आ जाएं एजुकेशनल लेवल के ऊपर। तो
तो एजुकेशनल लेवल में भी आप बताएं कि दी पार्टिसिपेंट दी एजुकेशनल लेवल ऑफ द पार्टिसिपेंट वाज मोस्टली द बैचलर स्टूडेंट्स फॉलोड बाय मास्टर स्टूडेंट, हाउएवर 10% स्टूडेंट्स फ्रॉम मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट आल्सो फिल्ड द परफॉर्मा। ठीक है ना, मोस्टली बैचलर और मास्टर्स ने फिल किया आपका परफॉर्मा, और 10% लोग जो है, ये 4 × 6 को इकट्ठा कर रहा हूँ, इन्होंने इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया हुआ था। तो इस तरीके से इसको लिख लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग का हिस्सा इसलिए बना रहा हूँ कि बाद में आपको इससे लिखने में आसानी हो जाए। तो मैक्सिमम बैचलर स्टूडेंट्स थे, और उसकी रीजन आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकती हैं। रीजन बीइंग दैट कि आप खुद एमएससी बॉटनी की स्टूडेंट हैं, एंड योर कॉलीग्स एंड यू योरसेल्फ इज आल्सो अ बैचलर डिग्री होल्डर। यही वजह है कि सारे 51% ज्यादा बड़े हैं, आपने अपने कॉलीग्स वगैरह से ज्यादा फिल करवाया। बहरहाल नीचे आ जाएं। अब ये फिर 1 बाय 1 ये क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन दी, कह लें कि जिस तरह वो बात चलती है ना, उस तरीके से इनको लिखना शुरू करना है। व्हाट आर द पार्टिसिपेंट व्यूज अबाउट कोविड-19? तो मोस्टली इन पाकिस्तान think that it is real, however like in every country exceptional cases are always there. 6% people think that it is a fake, it's a fake news। बेटा आ रहा हूँ, 1 मिनट, आप मम्मा को जरा देख लें, मैं आता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इसी तरह फिर व्हाट इज द लेवल ऑफ फ्राइट, मैंने वहाँ क्वेश्चन लेवल लिखा हुआ है वहाँ पर एक बात है, तो आप क्वेश्चन लेवल की एक हेडिंग डाल लें कि मोस्टली पार्टिसिपेंट्स आर कॉशियस अबाउट दिस कोविड-19, एज यू कैन सी हियर दैट 30% मैक्सिमम जो है वो कॉशियस ही हैं। बल्कि अगर इनको इसको समराइज करें डाटे को, तो ये पलड़ा किस तरफ को जाता है, ज्यादा 30 × 40 14 × 17 जमा करें तो ये ज्यादा फ्राइटनिंग है कंपेयर टू 21 × 18। तो मोस्टली जो है, यस पीपल आर अवेयर, एंड हाउएवर तकरीबन कह लें कि 20% पीपल जो हैं वो अभी भी इससे खौफजदा नहीं है, एंड दे आर नॉट नर्वस एट ऑल। ऑल्दो यहाँ पर ये बात भी बताई जा सकती है, इसके नीचे एक्सप्लेन की जा सकती है कि इट डजंट मीन कि वो इसको फेक समझते हैं, इट मीन्स कि वो एक्चुअली एहतियाती तदाबीर पे बिलीव रखते हैं। ठीक है ना, इसको इस हवाले से आप लिख सकती हैं इसके बारे में कुछ बात। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाए, हैव यू एवर बीन अ विक्टिम ऑफ कोविड-19? इसमें आप बता दें कि मोस्टली 90% इंटरव्यूड पार्टिसिपेंट्स हैव नेवर बीन अ विक्टिम ऑफ कोविड-19, हाउएवर 10% ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स वर विक्टिम ऑफ कोविड-19। उसके बाद फैमिली टू इन्फेक्शन टू डेथ रेशो, वो अब मैंने यहाँ पे लिखी है कि 98% रिकवरी है, 2% डेथ रेट है, जो हमारा ग्राफ कहता है। और यहाँ पे मैंने एक ये भी नीचे मेंशन किया है कि 1 फैमिली हैज एक्सेप्शनली हाई डेथ रेट, ये आप उसमें बता सकती हैं। इसको भी इसी तरह नंबर देकर और ये बता दें। मैंने तो हर चीज़ आपको क्लियर कर दी है यहाँ पर। फिर इसी तरह नीचे आ जाएं। अब न्यूट्रिशनल, यहाँ तक जो बातें थी, इसको आप बेहतर है कि आप जनरल एमन इस तरह कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी, जेंडर और उसका एजुकेशनल लेवल, ये तो आप इसको हेडिंग में बंद कर सकती हो कि जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिसिपेंट की जनरल इंफॉर्मेशन या उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। उसके बाद फिर आ जाएं कि कोविड के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कौन से हैं, कोविड के इन्फेक्शन क्या थी, डेथ रेट कितना था, नर्वस है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर आ जाए न्यूट्रिशन के ऊपर, जो नीचे मैंने न्यूट्रिशन के बारे में उससे सवाल पूछे हैं, फ्रूट कंजम्पशन कितनी करते हैं, फ्रूट के हवाले से फेवरेट फ्रूट। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं इमन यहाँ पर ना। पार्टिसिपेंट्स, मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक जनरल एनालिसिस किए थे कि जनरली पार्टिसिपेंट्स में 44% सिट्रस पसंद करते हैं, पोमग्रेनेट 4% कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अब माइट बी द रीजन बीइंग दैट इट्स वेरी कॉस्टली, ये भी एक रीजन हो सकती है। तो अब इसके ऊपर काम हो सकता है कि वाई इट इज पीपल आर पिकिंग इट लेस एज कम्पेयर टू सिट्रस। ये आसानी से अवेलेबल है हमारे मुल्क में, वैसे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का सिट्रस होता है, दैट इज द रीजन वाई इट इज हायर इन रेशो। ठीक है, अच्छा नीचे आएंगे ना, तो ये सवाल लिंक होता है एक और सवाल के साथ। ये है जनरल पार्टिसिपेंट की लिस्ट, और नीचे मैंने जेंडर वाइज भी इनको अलग किया है। मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के अंदर जेंडर वाइज किए थे। ये देखिए, जेंडर वाइज फेवरेट फ्रूट में आ जाएं, तो जेंडर वाइज कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंगो के सिट्रस वाला किधर गया, ये सिट्रस 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 सिट्रस, वेयर इज सिट्रस, लेट मी सी, ये रहा, यस। इसमें देखिए मेल्स जो हैं वो सिट्रस को ज्यादा लाइक करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, ऑल्दो रेशियो इज ऑलमोस्ट सेम, इतना कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो इसमें डिफरेंस आया वो आया एप्पल के अंदर। एप्पल में फीमेल जो 32% फीमेल्स हैं वो एप्पल को चूज करती है, जबकि मेल में 18% उसको लाइक करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि यस कैसे जेंडर वाइज चीजें चेंज हो रही हैं। कौन आया? ओके,
तो ये इस तरीके से ना इसमें ये आप इसको भी उसके साथ लिंक कर दें, ये भी उसके साथ ही लगा दें कि ऑन बाय जेंडर वाइज एनालिसिस शोड कि उसमें बताएं कि फीमेल कौन से ज़्यादा फ्रूट को लाइक कर रही है और मेल किसको ज़्यादा लाइक करे वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। और ये जो परसेंट निकाली हुई है ना मैंने यहाँ पर, ये परसेंट है अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर। मतलब अब आप कह सकते हैं कि सर ये देखें आपने यहाँ पे लिखा 16% और यहाँ पे लिखा 12%, डिफरेंस तो एक जैसा ही है। एक्चुअली जो टोटल फीमेल्स थी उनका 12% ये बात कर रहा है और जितने टोटल मेल थे उनका 16% ये बात कर रहा है। इसका मतलब ये है। क्लियर होगी बात। तो ये आपने ना इस तरीके से ये फेवरेट फ्रूट, फेवरेट वेजिटेबल्स और वो इवन के ये फिर आगे नीचे आए तो यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग कुछ रिजल्ट्स थे। मैंने कहा था मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे ये देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड वॉश की बात करूं तो इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट थे। मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो मैं बड़ा हैरान था इसके ऊपर कि कैसे ये चीज़ें सामने आती हैं कि बाज़ जगहों पर ना फीमेल्स ज़्यादा सच बोल जाती हैं या फीमेल ज़्यादा झूठ बोल जाती हैं, वट एवर द केसेस, लेकिन वो उसमें ना प्रिडिक्ट हो रहा है, उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जनरल हैंड वॉश में देखें तो फीमेल्स कहती हैं हमने कभी सोचा नहीं था, 17% कह रही हैं। मेल्स कहते हैं नहीं नहीं हम तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कभी सोचे ना, हम तो हाथ धोते हैं। हालांकि एक्चुअली इफेक्ट माइट भी ये हो कि फीमेल हमसे कहीं ज़्यादा हाथ धोती हो, लेकिन वो 17% है। इंटरेस्टिंगली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेल की शरह ज़्यादा होगी, वो कहेंगे कभी सोचा ही नहीं हाथ धोना नाश्ते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फीमेल्स कह रही हैं 17% के जी हमने तो कभी सोचा ही नहीं हाथ धोने का। तो माइट भी ये उनकी ऑनेस्टी है मे बी। और इसी तरह 3 to 5 टाइम्स में भी फीमेल्स डोमिनेट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम ज़्यादा हाथ धोती हैं, मेल्स अब सॉरी मेल्स डोमिनेट कर रहे हैं, मेल्स कहते हैं हम हाथ धोते हैं ज़्यादा। ये भी मैं जब कर रहा था एनालिसिस मैं हंस रहा था इसके ऊपर कि वो मेल्स जो है ना वो अपने आप को बहुत दूर का दूल्हा समझ रहे हैं। हालांकि मैं अपनी एग्जांपल भी लूँ तो मैं इतनी बार कोई हाथ नहीं धोता, 1 to 2 टाइम्स, वैसे 3 to 5 टाइम्स कोई खाने के लिए धोने पड़ते तो ठीक है, वैसे हैबिचुअली मैं कोई इसको नहीं धोता जाके कि जी हैंड वॉश करने हैं जी 2 घंटे हो गए ऐसे। तो बहरहाल ये रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। मैं जब इसको एनालिसिस कर रहा था मैंने कहा ये मैं ईमन के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे हुए हैं, जब आप उसको देखती हैं तो फिर बड़े मज़ेदार फिगर्स निकल आती हैं उसमें से। 1 to 2 टाइम्स जो है ना दोनों के, वो 1 to 2 टाइम्स वाले वो सेम ही है, वो कहते हैं वो एक जैसी प्रोपोर्शन में ही है। मेल फीमेल मान जाते हैं कि ठीक है हम नहीं धोते या एक दो बार ही धोते। 3 to 5 में भी फीमेल डोमिनेट कर रही है और नेवर थॉट में भी फीमेल डोमिनेट कर रही है। इसी तरह फिर इस तरफ आए ना तो ये एक था सैलड वेजिटेबल्स। तो इसमें भी जो मेल्स हैं वो गाजरें खाना पसंद करते हैं, जो रिजल्ट आपका कह रहा है, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं वो खीरे खाना पसंद करती हैं, या टमाटर या लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स का बड़ा अच्छा इफेक्ट आया, लीफी वेजिटेबल्स फीमेल्स के अंदर डोमिनेट कर रही हैं, जबकि टमाटर में मेल डोमिनेट कर रहा है, मेल कहता है हम टमाटर खाते हैं। इंटरेस्टिंग है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इस तरह के रिजल्ट्स को, बहरहाल है। अच्छा फिर ये जेंडर वाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ फेस मास्क, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा था कि फीमेल्स जो है ना उसमें 4% कह रही हैं हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना को मानती नहीं, माइट भी वो वेल करती हैं, इस वजह से ये फिगर ज्यादा है। जो वेल करने वाली हैं बहुत सारी वो वेल के नीचे मास्क नहीं पहनती, तो ये एक उसकी हिडन रीजन हो सकती है कि 4% क्यों यहाँ पर आया है। इसी तरह यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली इसमें भी देखें तो फीमेल्स डोमिनेट करती हैं, वो ज़्यादा कॉशियस हैं और अगर वो मास्क इस्तेमाल करती हैं तो फिर वो प्रॉपरली करती हैं। मेल जो है 60% वो कहते हैं स्ट्रिक्टली ज़्यादातर इसी में फॉल करते हैं। ज़्यादातर तो ओकेजनली में मेल ही हैं, 16% मेल आए हैं इसमें, तो वो मेल ज़्यादातर कहते हैं कभी कभार लगा भी लेते हैं, दिल करे उतार भी लेते हैं। तो ये इस तरह के मेल, वो टिपिकल मेल जो बिहेवियर है वो उसमें शो होता है ग्राफ में आपके। इसी तरह जेंडर परसेप्शन अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज। एसओपीज में जब हमने कहा ना कि आपके इंस्टीट्यूट्स में ये एप्लीकेबल होता है कि आपके इस एसओपीज माने जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, तो यहाँ पर जो मेल्स थे ना वो कहते हैं कोई नहीं माने जाते, ज़्यादातर ये कहते हैं कि कोई नहीं माने जाते, 31% ये कहते हैं कोई नहीं माने जाते। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो कहती हैं नहीं ज़्यादा माने जाते, कुछ काफ़ी हद तक प्रैक्टिस किए जाते हैं। और कुछ तो ऐसी हैं मेल्स और फीमेल दोनों में, कुछ ऐसे हैं 40% के करीब जो ये कहते हैं कि नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं एसओपीज। तो इस तरह की फिगर्स हैं। इसी तरह नीचे आ जाएं, मैं एक दो और चीज़ें भी इसमें ज़रा क्लियर कर दूं। सैलड वेजिटेबल हो चुके हैं, इसमें समर वेजिटेबल्स में यहाँ पर ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग था फालसा। जब मैं एनालिसिस कर रहा था मैं थोड़ा हंस रहा था कि फीमेल्स में ना फालसे की लाइकनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल।
मेल में 2% आया, फीमेल में 10%। फीमेल्स कहती है हमें फालसा पसंद है। और मैंगो सेम 46 आया दोनों में। और वाटरमेलन में भी ऑलमोस्ट इतना कोई वेरिएशन नहीं, लेकिन फीमेल ज़्यादा लाइक कर रही हैं। बनाना मेल ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, फीमेल जो है वो लाइक नहीं कर रही बनाना खाना, ठीक है, केले खाना पसंद नहीं करती। फालसा खट्टा होता है, खाने में मज़े का होता है, माइट बी दैट इज़ द रीज़न वाई फीमेल आर लाइकिंग इट मोर, वो ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसमें फालसे का। अच्छा, फिर यहाँ पर नीचे ये एप्पल वाली तो मैं बात कर चुका, जेंडर वाइज में ये जनरल आपका फ्रेश फ्रूट कंजम्पशन। फ्रेश फ्रूट कंजम्पशन में भी फीमेल्स ये समझती हैं कि हम फल ज़्यादा खाती हैं, हर जगह पर ही, वीकली, ओकेजनली, ये सॉरी वीकली और डेली बेसिस पे फीमेल कहती हैं हम ज़्यादा खाती हैं, ओकेजनली में मेल ज़्यादा है। परसेंट को देखना है, ग्राफ को नहीं देखना। ग्राफ बनाया है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट नंबर, और ये परसेंट ऊपर लिख दिया है कि ये कितने परसेंट बनता है टोटल मेल का। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरह ये जनरल ये भी ग्राफ आपने डालने हैं, ये लिंक कर दीजिएगा ऊपर वालों के साथ, सवाल ऊपर भी हैं, ये नीचे जेंडर वाइज अलग से क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको एनालाइज करके। अच्छा, फिर इसके बाद ये वही बात है, स्ट्रिक्टली फॉलोड, नॉन फॉलो। ये जब आप ग्राफ डालेंगी इस तरह का, तो आप बताएंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं रूल्स। 35% कहते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं, 40% कहते हैं समवट प्रैक्टिस्ड, सिर्फ 25% ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं कोई नहीं फॉलो हो रहे। तो 75% तो ये बात कर रहे हैं कि फॉलो हो रहे हैं। तो हम इस बात को एग्री करते हैं, इनके साथ हम इनसे एग्री करते हैं। यानी ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं और वो हमारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में ये राय रखते हैं कि वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक फिगर अच्छी है, ये बताने वाली है, समझाने वाली है। इसी तरह यहाँ पर ये फेवरेट फ्रूट ये जनरल है, इसमें बता सकती हैं कुकम्बर सबसे ज़्यादा फेवरेट है गर्मियों में। और बड़ी वजह यही है कि हमें यहाँ पर टनल फार्मिंग के जरिए बहुत आसानी से लगता है और पानी गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, फिर ये पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखिए, तो ये भी बहुत अच्छा ग्राफ है। अक्सर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हम मास्क पहनते हैं, या हम अक्सर पहनते हैं, या बहुत सारे कहते हैं कभी कभार पहनते हैं। सिर्फ 3% ने ये कहा है कि हम नहीं पहनते, और उन 3% में फीमेल ज़्यादा है। वो मैं नीचे अभी जेंडर वाइज आपको एनालिसिस बता के आया हूँ ना, वो इसके बाद आएंगे। पहले ये इसको डिस्कस करें कि 3% सिर्फ हमारी जो हमने एनालिसिस किया उसमें 3% सिर्फ हम ये कहती है कि हम नहीं इस्तेमाल करते, और उसमें से भी 4% फीमेल है जो, और उसके आगे आप बेशक उसके आगे ब्रैकेट में लिख दें कि प्रॉबेबली ड्यू टू वेल और इस तरह की कुछ चीज़ उसमें लिख सकती हैं कि उसकी वजह से ये मास्क नहीं पहनती, माइट भी। ठीक है ना? तो मोस्टली तो मास्क पहनते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर हैंड वॉश, ये देखिए ज़्यादातर लोगों ने 76% कहा है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि हर कोई भी नहीं कहता कि मैं हाथ नहीं धोता, सारी कहते हैं हम बहुत अच्छे हाथ धोते हैं। तो ये 3 से 5 दफ़ा डेफिनेटली वही बात आ गई है यहाँ पे, 76 वाला प्रमोट हुआ है। ऊपर आ जाएं तो इसमें ये सिट्रस इसलिए आया है कि हमारे इलाके की पहचान है। इसी तरह मैंगो भी ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि वो हमारे इलाके की पहचान है और हमारे इलाके के अंदर बहुत अच्छा पैदा होता है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो ये जनरल बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रूट कंजम्पशन में भी डेली बेसिस पर लोग कह रहे हैं, अच्छी बात है अगर वो समझते हैं कि हम फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं। अगर नहीं कहते तो फिर बहुत गलत बात है। डेथ रेशियो वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फ्राइटनिंग डिस्कस कर चुका हूँ, ये बाकी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो बाकी आप एक बार इसको बेटा लिखो, इंटरेस्टिंग वे में लिखो। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लो। ये देखो, ये मैंगो का ग्राफ है, ये भी ऐसे ही है। इसमें मैंगो क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि मैंगो, ये एरिया ही मैंगो का है, दिस इज़ द एरिया ऑफ मैंगो। विहाड़ी, बुरे वाला, मुल्तान, ये है ही मैंगो का एरिया। तो फिर मैंगो अगर यहाँ पे नहीं खाया जाना तो कहाँ खाया जाना है? तो यही वजह है कि यहाँ के लोग मैंगो को पसंद करते हैं। वाटरमेलन इज ऑल्सो देयर। बनाना उसके बाद है, तीसरे नंबर पे बनाना आ रहा है, फालसा चौथे पर आ रहा है, ग्रेप्स 5वें पर आ रहा है। मज़े की बात यह है कि जामन किसी को भी पसंद नहीं है, बहुत थोड़ों को पसंद है, 1% को। मस्क मेलन भी कोई इतने ज़्यादा नहीं खाते खरबूजा शौक से। वाटरमेलन को लेकिन बड़ों ने पसंद किया है, तरबूज हर कोई खा लेता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स है। वैसे ही सिर्फ समझने के लिए कि हमारी आवाम क्या समझती है या हमारी आवाम क्या सोचती है, उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो फिर कोरोना के अलावा तो के साथ तो हमने वैसे ही एक एनालिसिस करवाया था ना। ये यहाँ पर भी इसी तरह ही है। पोमग्रेनेट सबसे कम खाया जाता है। अब उसकी बड़ी वजह उसका महंगा होना हो सकती है, कौन निकाल ले दाने और कौन खाए, और वो खट्टे ना हो, और वो ये वो, और फिर दूसरे नंबर पे ये कि वो महंगा भी होता है। तो वो कहते हैं छड्डो पर यार, उसकी बजाय आप सेब खा लेने हैं, या ये किन्नू सबसे बेहतरीन मिसाल है। ठीक है ना? तो आई थिंक मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर कोई सवाल रह गया है तो एमन आप पूछ सकती हो माइक्रोफोन ऑन करके।
यहाँ पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा ये भी है कि सैलेड वेजिटेबल मिर्चों में ना फीमेल्स में से 0% आया है कि फीमेल मिर्च खाती है। तो वो कहते हैं फीमेल मिर्च खाती ही नहीं है 0%, जो हम हमारे पार्टिसिपेंट है, यानी बहुत थोड़े हैं जो मिर्च खाते हैं। और मेल में 1% ने कहा है कि हम खाते हैं, मिर्च भी खा लेते हैं। तो बहरहाल ठीक है जी। एमन अब आप बताएं। लिखना ऐसे ही है बेटा, हेडिंग्स बना बनाकर। एमन बात समझ लगी है? जी सर, आगे समझ। चले ठीक है, मैं अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर आपको भेज दूंगा। ओके सर। ओके, खुदा हाफिज। जी।